वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसके अंदर हमने अब अगले टॉपिक्स को लेकर चलना है, उसका इंट्रोडक्शन मुझे देना है। तो मैंने पिछली वीडियो में पहले 4 टॉपिक कोसाइन रूल तक बता दिया था, उसके क्वेश्चन भी 1-2 करवाए हैं मैंने। अब मैं शुरू करूँगा बेयरिंग। बेयरिंग एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ये थोड़ा तंग करता है बंदे को। ठीक है जी। उसके बाद फिर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में, अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो गई तो फिर हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इसी में कर लेंगे, अदरवाइज़ हम फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के लिए। अच्छा, बेयरिंग, बेयरिंग के लिए हमें क्या करना है? लेट्स बिगिन विद बेयरिंग। अच्छा, बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग एक्चुअली एंगल को कहते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स से आप एक समंदर के अंदर हैं, यहाँ पे मेरी बोट है ए, और कंट्रोल टावर, कंट्रोल रूम है बी यहाँ पर। लेट्स से ए कॉल्स बी फॉर हेल्प। ठीक है, तो ए अगर हेल्प के लिए बी को बुलाएगा तो ए को बी को क्या इंफॉर्मेशन भेजनी चाहिए सो दैट बी इजीली ए तक पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, वो आप सबसे पहले कहेंगे कि डिस्टेंस, कि वो कितनी दूर है बी से। यानी अगर हम ये कहें कि ये बी जो है ए से 100 किलोमीटर दूर है, तो वो कहेगा जी मैं 100 किलोमीटर आपसे दूर हूँ, आप मुझे हेल्प करें आके। अब 100 किलोमीटर, इज़ दिस इंफॉर्मेशन इनफ? इज़ इट इनफ इंफॉर्मेशन कि बी उसकी तरफ पहुंच जाए? तो वो इनफ तो नहीं है, क्योंकि बी कहेगा कि 100 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन वो कहाँ जाना है? 100 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 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 कहाँ? हमें तो नहीं पता। इसलिए द सेकेंड थिंग ही विल गिव टू बी इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्शन के लिए वी यूज बेयरिंग। ठीक है, यानी ए जो है कोई एक रेफरेंस पॉइंट बनाएगा, फॉर एग्जांपल नॉर्थ बनाएगा, और वो बता देगा कि मेरा नॉर्थ से आपके साथ एंगल इतना बन रहा है, तो मैं आप मेरे तक वो पहुँचें, हेल्प के लिए पहुँचें। तो इसलिए हमें बेयरिंग जो है ये इन चीज़ों के लिए हमें रियल लाइफ में काम आती है। ठीक है जी। अब इसको हम निकालना कैसे है, इसको बताना कैसे है, वो सब कुछ आपको अब मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कंपस का पता होना चाहिए। कंपस ऐसे, ये डायरेक्शंस तो पता होती हैं सबको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ये एंगल हमारा कितना बनता है? 90 डिग्री। ये एंगल भी बनता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनता है, और ये 90 डिग्री बनता है। ये पूरा एक सर्कल हो गया ये वाला ऐसे, तो ये कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्रीज। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, द एंगल्स। ठीक है, और दूसरी बात, आपको इसके लिए जो प्रायर नॉलेज इसके लिए जो हमें चाहिए, वो क्या चाहिए? वो हमें चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। रिमेंबर पैरेलल लाइंस पढ़ा था आपने? तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर 2 पैरेलल लाइंस बन रही हैं, और अगर मैं इसके अंदर ऐसे एक ट्रांसवर्सल लगा दूं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से 2 एंगल्स हैं? इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, ए बी। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वल। इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज मेक अ सम ऑफ 180 डिग्री। दे आर नॉट इक्वल बट दे मेक अ सम ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है ना? इसी तरह अगर मैं एंगल ए यहाँ बना रहा हूँ और इस एंगल की बात करें, ये एंगल मेरा कौन सा है? लेट्स से मैं इसको सी कह देता हूँ। तो व्हाट अबाउट ए एंड सी? ए एंड सी आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ए एंड सी, ये ज़रा मैं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ज़रा जल्दी जल्दी लेके चलूँगा। ठीक है, और अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ आ रहा तो ये देखें, ये जी बन रहा है ऐसे, ये जी बन रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम है, तो अगर मैं इसको ऐसे
इसको अगर हम दूसरी डायरेक्शन में अगर बना लें, दूसरी डायरेक्शन का मतलब है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ए इधर बन रहा है और सी इधर बन रहा है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो जब भी जी बन रहा होगा ना, तो ये जो एंगल्स बन रहे होंगे ना जी के अंदर, उनके साइड से पैरेलल साइड से, वो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू सी, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर यहाँ पर भी कोई एंगल है डी, तो बी इज़ इक्वल टू डी, क्योंकि ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। समझ आ गई। तीसरे एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो वैसे तो मेरा ख्याल है इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ कोई एंगल बन रहा है ई, तो बी इज़ इक्वल टू ई। ये देखें, अब आप अगर मैं इसके अंदर बनाऊं, तो ये क्या बन रहा है, ये ऐसे लाइन जा रही है और ये ऐसे लाइन जा रही है। देखें क्या बन रहा है, ये एफ़ बन रहा है अगर हम सीधी तरह लिखें ऐसे करके। तो ये एंगल जो बनता है और ये एंगल जो बनता है, ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आपको एफ़ एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये तो फिर बहुत सारी जगह पे बन सकता है। कैसे? एंगल अगर मैं बना दूँ यहाँ पर एफ़, कैन आई से ए इज़ इक्वल टू एफ़, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वाई? बिकॉज ये देखें, और यहाँ से ये फिर से एफ़ बन रहा है, देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, एक ये हो गया। और कोई एग्जांपल नज़र आ रही है आपको, और कोई कहीं पे बनता हुआ नज़र आ रहा है? लेट्स से मैं कह देता हूँ ये एंगल है जी, तो कैन आई से डी इज़ इक्वल्स टू जी। ये देखें, ऐसे करके ये बनाएं और ये बनाएं, ये देखें एफ़ बन गया फिर से, ये एंगल और ये एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है जी। और कोई ऑप्शन नज़र आ रही है आपको? लेट्स से मैं यहाँ बना देता हूँ एफ जी एच, इसको कर देते हैं। कैन आई से सी इज़ इक्वल्स टू एच? यस। क्यों? क्योंकि देखें ये भी एफ़ बन रहा है, ऐसे करके ये और ये एफ़ बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल सी एंड एच, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ठीक है। अब ये हमारे बेरिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कैसे? अच्छा, अब बेरिंग के लिए ना कुछ चीज़ें आप नोट कर लें, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपने हमेशा याद रखना है बेरिंग के केस में। ठीक है जी। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट, बेरिंग इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ। बेरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी मेजर होना, किसी और लाइन से नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है कि एंगल स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा? नॉर्थ से। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मैं बेरिंग निकाल रहा हूँ, ये नॉर्थ है मेरा और ये ऐसे लाइन बनी हुई है, तो मैंने यहाँ से एंगल स्टार्ट करना है, मेजर करना है, ये मेरा एंगल होगा। ठीक है ना। ये भी हम इसको डिटेल में करते हैं बाकी, अभी सिर्फ आप लिख लें। सेकेंड पॉइंट, बेरिंग इज़ ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज। बेरिंग इज़ ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज जाना है। यानी ये नॉर्थ है अगर, तो क्लॉक ऐसे, क्लॉक हमेशा इस तरफ से चलता है ना ऐसे, तो इसलिए मैं इस तरफ एरो लगाऊंगा। मैं यहाँ से ये एंगल मेजर नहीं करूँगा, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, हमें हमेशा क्लॉकवाइज जाना है। तो ये इस तरह से याद रखना है आपने। ये भी मैं अभी डिटेल में जाता हूँ तो फिर आपने। अच्छा, उसके बाद बेरिंग इज़ ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट्स, हमेशा 3 डिजिट्स में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेरिंग एंगल होता है बेसिकली ना, तो बेरिंग एंगल मेरा आ रहा है 20 डिग्रीज़। ठीक है। तो आपने खाली 20 नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है 020 डिग्रीज़ ऐसे। अगर डेसिमल में आ रहा है 20.3 आ रहा है, इसको भी आपने लिखना है 020.3। ठीक है। ये डेसिमल से पहले वाले 3 डिजिट्स होने चाहिए ऐसे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, चौथा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज ड्रॉ नॉर्थ
on the point which is written after the word from। अब ये कैसे यूज़ होगा, अभी ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। वो पहले पार्ट में कहेगा, अगर मैं कहता हूँ फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब देखें ये चौथा पॉइंट ज़रा सोचें, चौथा पॉइंट सोचना है तो उसमें मैंने लिखा है कि फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है लिखा होगा, फ्रॉम के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद तो ए लिखा हुआ है। तो नॉर्थ कहाँ बनाना है हमने, नॉर्थ बनाना है हमने ए के ऊपर, ए के ऊपर नॉर्थ बनेगा ऐसे करके। नॉर्थ विल ऑलवेज बी वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होगा। और बी फ्रॉम ए निकालना है तो ए से बी लाइन ज़रूर बनानी है आपने, अगर नहीं भी है ड्रॉ हुई हुई तो आपने बनानी है, ठीक है। पहला ये मैंने चौथा पॉइंट ये वाला पहले कर लिया, सही है। अब बेयरिंग इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ, इसका मतलब है यहाँ से मैं एंगल मेजर करना शुरू करूँगा नॉर्थ से, यानी कि इस लाइन से। अब आपने ये नहीं समझना कि इस पॉइंट से, ये इस लाइन से एंगल मेजर होगा नॉर्थ से, ये नॉर्थ है क्योंकि, ठीक है। दूसरा पॉइंट था ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है मैं एंगल जब मेजर करना शुरू करूँगा मैं इधर से इधर आऊँगा, ऐसे एंगल मेजर करना शुरू करूँगा, ये मेरा एंगल होगा। जो भी ये एंगल होगा वो मेरी बेयरिंग होगी ऑफ बी फ्रॉम ए। अब लेट्स से ये आ जाती है 100 डिग्रीज, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब ये देखें, अब ये चेंज हो गया ना, ए फ्रॉम बी हो गया, तो फ्रॉम के बाद क्या है, अब बी है। तो नॉर्थ कहाँ बनेगा, नॉर्थ बी के ऊपर बनेगा ऐसे करके, ये नॉर्थ बनाया मैंने। अब मेरी जो नॉर्थ है वो ये है, और ए फ्रॉम बी है, इसका मतलब है मैं किस लाइन की बात करूंगा, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ए की तरफ जा रही है बी से। और मुझे एंगल कौन सा चाहिए, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ये वाला एंगल चाहिए, ये नहीं चाहिए प्लीज, ठीक है। लेकिन ये बेरिंग निकालने के लिए, जो क्लॉकवाइज बेरिंग ये ड्रॉ की है मैंने, ये निकालने के लिए आपको ये अंदर वाला एंगल चाहिए ही होगा। क्यों, क्योंकि उसके बगैर तो आ नहीं सकता, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप गौर से देखें, ये जो रेड लाइन है ये वाली नॉर्थ, और ये वाली रेड लाइन नॉर्थ, ये वाली दोनों नॉर्थ आर दे पैरेलल, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपवर्ड हैं ना, दे आर पैरेलल लाइंस, राइट। तो यहाँ जो एंगल ये 100 बन रहा है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये इनको क्या कहते हैं, ये कौन से एंगल्स हैं, ज़रा गौर से दोबारा याद करें, ये मैंने अभी समझाया था यहाँ पर। इंटीरियर एंगल्स देखें, ये वाले इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल ए और बी, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला 100 है तो इधर वाला कितना होगा, क्योंकि उसने कहा था इंटीरियर एंगल्स के जो का जो सम होता है वो 180 होता है। इसका मतलब है ये होगा 180 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो मुझे बाकी एंगल पता लग जाएगा, दैट इज़ 80 डिग्रीज़। अब ये एंगल आ गया आपके पास 80 डिग्रीज़, ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, हमें तो क्लॉकवाइज आना है, हमें तो ये एंगल चाहिए इस तरफ से, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी अगर मैंने निकालना है तो मैं कहूँगा इट इज़ इक्वल टू 360 माइनस 80, क्योंकि पूरा पूरा सर्कल जो है ये 360 है ना, उस 360 में से ये 80 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 280 डिग्रीज़। ये मेरा आंसर आ गया 280। क्लियर है जी। अभी और क्वेश्चंस करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये 4 जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। वैसे मुझे ये चौथा पॉइंट सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि नॉर्थ कहाँ पे ड्रॉ करनी है,
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस ऑर्डर में याद रखें। चलें ये ज़रा एक क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, शायद वर्कशीट में भी मैंने दिया था आपको, ठीक है। ये अब हम इसमें ज़रा काफ़ी सारी बेयरिंग्स दी हुई हैं, इसलिए हमें ज़रा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द पोजिशंस ऑफ 3 स्मॉल आइलैंड्स G, H एंड J। द बेयरिंग ऑफ H फ्रॉम G इज़ 45 डिग्रीज। H फ्रॉम G यानी कि G के ऊपर नॉर्थ वो ऑलरेडी बना हुआ है, G से H की तरफ जो लाइन जा रही है नॉर्थ से क्लॉकवाइज जो एंगल है, इसका मतलब है ये 45 है। ठीक हो गया। आगे, बेयरिंग ऑफ J फ्रॉम G इज 126। J फ्रॉम G, फ्रॉम G का मतलब है G के ऊपर नॉर्थ, और G से जो J की तरफ लाइन जा रही है यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली नॉर्थ, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है यानी कि क्लॉकवाइज ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 126, ठीक है जी, 126 डिग्री। उसके बाद वो कह रहा है द बेयरिंग ऑफ J फ्रॉम H, फ्रॉम H है, फ्रॉम H, फ्रॉम H का मतलब है H के ऊपर नॉर्थ जो कि ये बना हुआ है, और J फ्रॉम H है मतलब H से कहाँ जाना है हमने, हमने H से जाना है J की तरफ, ये रहा J, ठीक है। तो बेयरिंग उसने दी हुई है ये 164, इसका मतलब है ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज ये वाली बेयरिंग जो है कितनी है 164। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे बेयरिंग होती कहाँ पर है, कैसे होती है, ठीक है। डिस्टेंस एच जे इज़ 63, ये हमें नज़र आ रहा है, ये दिया हुआ है उसने, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे याद रखने हैं, वो जो पीछे पड़ गया है ना आप साइन रूल को साइन रूल वगैरह, वो कैलकुलेट द डिस्टेंस जी जे, यानी मुझे ये वाला मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब जाहिर सी बात है ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल तो एक ही नज़र आ रहा है हमें, ट्रायंगल ये वाला कंसिडर करेंगे, राइट। अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो इसका ऑपोजिट एंगल मुझे पता होना चाहिए, और कोई पेयर और पता होना चाहिए। तो ये 63 है, यहाँ पर ये 63 है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल क्या पता है मुझे 126 नहीं है, 126 तो नॉर्थ से एंगल है, मैं ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली किस एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। क्या ये है हमें पता है, या हमें पता लग सकता है ये, यस पता लग सकता है बिल्कुल। 126 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा 81, तो ये एंगल है 81। अब एक पेयर पता लग गया आपको साइड और एंगल का, इसका मतलब ये है एक पेयर मुझे पता लग गया, ठीक है। अब मुझे एक साइड निकालनी है ये वाली, लेकिन इस साइड के ऑपोजिट वाला ये एंगल भी मुझे नहीं पता। क्या ये भी आप किसी तरह से फिगर आउट कर सकते हैं? मुझे पहले ये बताएं कि ये एंगल कितना होगा। ये जो दोनों नॉर्थ्स नज़र आ रही हैं जो मैंने रेड शेड की हुई हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पर ये जो 45 डिग्री एंगल है ये वाला, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल नहीं होंगे, देखें ऐसे बने हुए ना, ऐसे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये 180 का सम बनाएंगे। तो इसका मतलब है अगर ये 45 है तो ये फिर कितना होना चाहिए, ये 135 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 135 है। हम बेयरिंग नहीं निकाल रहे हैं तो इसलिए डायरेक्शन नहीं देखनी अब आपने, 135 एंगल चाहिए था, बस वो आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। ये कैसे आएगा मेरे पास, जब मैं 360 में से माइनस करूँगा 135 और 164, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल बनेगा तो 360 होगा, 360 में से इधर वाला 164 माइनस कर दिया, इधर वाला 135 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, यही बचेगा ना एंगल, ठीक है। तो ज़रा माइनस करें क्या आता है, 360 माइनस 135 माइनस 164, 61, तो ये आ जाएगा 61 डिग्रीज। अब आप मुझे बताएं कि क्या लगा सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी जे। कैन आई यूज़ साइन रूल, यस
मुझे जी जे निकालना है, उसके नीचे उसके ऑपोजिट एंगल का साइन चाहिए मुझे, तो ये 61 के साइन हो जाएगा। 63 मुझे दी हुई है, उसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है 81, उसका साइन चाहिए। हो गया आसान ये 63, बाकी कैलकुलेटर का काम है। आपको सिर्फ अपना जहन लगाना है कि कैसे मैं निकाल सकता हूँ जी जे की लेंथ, मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ देखें। ज़रूरी नहीं होता जो लेंथ उसने मांगी हो वो बस एक फार्मूला लगाने से ही पता लग जाएगी आपको, ऐसे नहीं होता। उस लेंथ को निकालने के लिए अगर कोई और लेंथ चाहिए तो पहले वो निकालनी है आपने, फिर आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं जी जे की लेंथ निकालूँ अगर मैं कैलकुलेटर पे, तो दिस विल बी 63 साइन 61 डिवाइडेड बाय साइन 81, यह आ जाएगा 55.8। तो 55.8 किलोमीटर्स। अब आप देख रहे हैं इसके नंबर कितने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, अच्छे खासे नंबर्स हैं। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बस करते हैं, लंबी हो गई ये वीडियो। लें जी, ये मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, ये भी 2019 से है। ठीक है, 2019 बेटा मैंने आपको कहा था कि ये जो लेटेस्ट वाले पास पेपर्स हैं ये किया करें, इनमें से प्रैक्टिस करें। ठीक है, 2019 का पेपर है। अब हमें ये एक डायग्राम बना के दिए हुए हैं उसने। द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ 3 फार्म्स ए बी सी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। फार्म बी इज़ ऑन अ बेयरिंग ऑफ 125 डिग्रीज, वो उसने बनाया हुआ है। फ्रॉम फार्म ए के ऊपर उसने नॉर्थ बी बनाई हुई है। ए बी 950 है, बी सी 680 है एंड ए सी 520 है। शो दैट बी ए सी जो एंगल है बी ए सी वो 44 है। यहाँ बेयरिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एंगल की बात हो रही है कि ये वाला जो एंगल है बी ए सी, इसको शो करना है। आइडेंटिफाई किया करें सबसे पहले कि एंगल बन कहाँ रहा है। बी ए सी एंगल ये है। अब ये किस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूँगा, कंसिडर ट्राइंगल, जो एंगल का नाम होता है ना वही ट्राइंगल कंसिडर, वही ट्राइंगल का नाम होता है। तो आप मुझे बताएं ज़रा कि मुझे क्या लगाना चाहिए, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है? नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्या साइन रूल लगा सकता हूँ? क्या पाइथागोरस लगा सकता हूँ? पाइथागोरस भी नहीं लग सकता, राइट एंगल नहीं है। साइन रूल लगा सकता हूँ, साइन रूल के लिए एक पेयर का होना पता होना ज़रूरी है। तो मुझे ये एंगल भी नहीं पता, मुझे ये एंगल भी नहीं पता, इसका मतलब है मुझे कोई पेयर ऑफ ट्राइंगल, पेयर ऑफ साइड एंड एंगल नहीं पता। इसलिए व्हाट विल आई डू इज़ आई विल स्विच ऑन टू द कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में मुझे ट्रायंगल की जब भी 3 साइड्स दी होंगी ना, ऑल 3 साइड्स, और एंगल निकालना होगा तो हमेशा कोसाइन रूल लगाना है आपने। ठीक है, अब मैं कोसाइन रूल लगा रहा हूँ। कॉज ऑफ ए इज़ इक्वल टू 950 स्क्वायर्ड 520 स्क्वायर्ड माइनस 680 स्क्वायर्ड ओवर 950 520। अब फिर से यहाँ मैं बता दूँ आपको, कोसाइन रूल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ए बी सी का ये ज़रूरी नहीं होता पता होना। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो एंगल मैं फाइंड कर रहा हूँ, क्या मैं माइनस के बाद वो वाली उसके ऑपोजिट वाली लेंथ लगा रहा हूँ। अब आप देखें, ये एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, इसकी ऑपोजिट लेंथ ये है। तो जो भी आपने एंगल निकालना होता है उसकी ऑपोजिट वाली लेंथ आपने माइनस के बाद लगानी होती है। बाकी आप ये 950 इधर लिखें या इधर लिखें, डजेंट मैटर। 520 को इधर लिख दें, एक ही आंसर आएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, बस जो पॉइंट टू बी केयरफुल अबाउट है वो कि एंगल के ऑपोजिट वाली साइड आपने माइनस के बाद लगानी है। ठीक है जी, बाकी अब सारा काम कैलकुलेटर का है। तो कॉज ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये सारा कैलकुलेटर पे एज इट इज़ डाल दिया करें ताकि गलती के चांसेस कम हो। 950 स्क्वायर्ड प्लस 520 स्क्वायर्ड माइनस 680 स्क्वायर्ड, और नीचे आएगा 2 इंटू 950 इंटू 520। 950 520 680 सब कुछ ठीक है। ये मैंने वैल्यू निकाल ली है 0.719। तो यहाँ पर एंगल ए निकालना है, अगर बी ए सी है ना, ये एंगल ये शो करना था ना मैंने, तो कॉज इनवर्स ऑफ 0.719 करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, कितना आता है कॉज इनवर्स
कॉज इनवर्स आंसर ये आ जाता है 44.0 डिग्रीज। दिस एंगल इज़ 44.0 डिग्रीज। ठीक है जी, ये हमारा एंगल आ गया। अब मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ज़रा कन्फ्यूजन ना हो। ये एंगल मेरे पास 44 है। अब बहुत आसान हो गया काम। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो पार्ट है वो हमारे काम का है ना, इसके अंदर बेयरिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम के बाद सी लिखा हुआ है। नॉर्थ कहाँ बनेगा? नॉर्थ बनेगा सी पे, ऐसे करके। ये मेरा नॉर्थ बन गया। ठीक है जी। ए फ्रॉम सी है तो मतलब सी, ये मेरा नॉर्थ बन गया। यहाँ पर ऐसे रेड लाइन में लगा देता हूँ, इसको शेड कर देता हूँ रेड। ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया। अब ये नॉर्थ है और ए फ्रॉम सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है सी से मैंने किस तरफ जाना है? सी से मैंने जाना है ए की तरफ, ये वाली लाइन। तो मुझे एंगल कौन सा चाहिए? रेड और येलो के का जो एंगल बन रहा है, येलो और रेड लाइन जो है उसका जो एंगल बन रहा है, लेकिन नॉर्थ से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा होता है? क्लॉकवाइज ये होता है सारा। बी केयरफुल, ये चाहिए अब हमें। ठीक है, अब ये निकालने के लिए पहले अगर आपको ये पता लग जाए ना तो आप स्ट्रेट 360 से माइनस कर दोगे तो सिंपल ये पता लग जाएगा। दैट्स इट। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आप गौर से देखें तो ये भी नॉर्थ है, ये रेड नॉर्थ, ये वाली और ये वाली नॉर्थ दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब है यहाँ जो एंगल ये बन रहा है और एंगल ये बन रहा है, ये ऐसे है बेसिकली। इसमें कन्फ्यूजन लग रही है थोड़ी सी, मैं ज़रा खुला करके बना देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर भी ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स। इनका सम 180 होना चाहिए। तो ये पूरा एंगल कितना है? ये 44 है, ये 125 है। इसका मतलब ये पूरा एंगल हो गया 169। नहीं, तो अगर ये 169 है तो यहाँ कितना होगा? 11 ही होगा ना? हाँ जी, 11 ही होगा। तो अब इसका मतलब है ये छोटा सा एंगल है 11 डिग्रीज। लेकिन हमारा ये तो आंसर नहीं होगा ना, हमारा तो आंसर होगा 360 माइनस 11 डिग्रीज, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज वाला देखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 349 डिग्रीज। 349 आपका आंसर है फॉर दिस पार्ट। बात समझ आई कि नहीं? ये हमारा बेयरिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बेयरिंग से रिलेटेड इतना नहीं है। ठीक है, तो वो हम फिर अगली वीडियो में कर लेंगे। चलें, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।